बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, लाइफ स्टॉक फैटनिंग के बारे में ये आज हमारी 13वीं किस्त है और मेरे मुस्तकिल मेहमान जनाब नवीद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो फीड के बारे में है और फीड जो है 60% 70% कॉस्ट, जो टोटल एक्सपेंसेस है, रनिंग एक्सपेंसेस, वो असल फीड के ऊपर जाते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि उस फीड को आप 40% पर ले आएँ या उसको 80% पर ले जाएँ। आपका मार्जिन जो है वो इसी चीज़ में है कि आपने फीड की सिलेक्शन कैसे करनी है और किस तरीके से आपने फीड को देना है। लेकिन आगे चलने से पहले ज़रा एक क्लिप मुलादा फरमाएं। ज़्यादातर जिन लोगों ने कर्जे के लिए अप्लाई किया, जिन किसानों ने, वो तमाम वीट ग्रोवर्स हैं, गंदम उगाने वाले किसान हैं। और मैं ये कोशिश करूंगी, देखिए मैं एक बहुत मुश्किल जगह पे हूँ। मैं अगर किसान को या आड़ती को या माफियाज को प्रॉफिटेरिंग करने देती हूँ तो मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है। अगर वो रोटी 22 रुपए पे चली जाती है और माफियाज को फायदा हो जाता है, जिनका नाम हमने किसान रखा हुआ है, जो असल में ब्लैकमेलर्स हैं, अगर उनको फायदा होता है और गरीब की रोटी 14 करोड़ की रोटी महंगी हो जाती है, तो ये कोई अक्लमंदी है? नाज़रीन, आपने चीफ मिनिस्टर का ये क्लिप मुलादा फरमाया है। मैं नवीद इकबाल साहब से, चूँकि ये फार्मर हैं, इनकी बात सुनने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और वो शेर है किसानों की तरफ से। कह रहा है मौजे दरिया से ये साहिल का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। नवीद इकबाल साहब, फीड के बारे में कोई बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कमेंट कर दें इस क्लिप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ भाई, ये मैंने सुना, इसको आपने मुझे शेयर किया और इसको मैंने मतअद्दिद बार सुना इसको। इसमें मेरी एक दो छोटी छोटी गुजारिशात हैं। नंबर 1 कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं ना, इनके कान, नाक और हाथ कुछ दूसरे लोग होते हैं, जो जिस तरीके से जाके वो इन लोगों को ब्रीफ करते हैं, ये वैसे ही आगे उसको प्रेजेंट कर देते हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो ऐसे लोगों पर डिपेंड कर रहे होते हैं जिनकी आंखें भी बंद होती हैं, जिनके कान भी बंद होते हैं और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर जगह के ऊपर। और उन माफियाज़ ने हमारे हुक्मरानों को घेरा होता है, वो किसी भी दौर के हों। तो इस में मैं इसको मार्जिन देते हुए कहता हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर को किसी ने गलत गाइड कर दिया और उन्होंने आगे इसको दे दिया। अब मैं आपको किसान की थोड़ी सी पोजीशन क्लियर करता हूँ। मसलन किसान सारा साल मेहनत करता है, ज़मीन में से बड़ी मुश्किल से वो फसल निकालता है और हर चीज़ की मौसम के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो अल्लाह की रहमत का तलबगार होता है। और लेकिन इस दौरान वो किस मुसीबतों से गुज़रता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि जो हमारी ज़राअत के डायनामिक्स हैं, इसमें किसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। नंबर 1, जो जितनी इनपुट लगा रहा होता है, उन तमाम इनपुट्स की प्राइसेस का ताल्लुक किसान की फसल के साथ नहीं बन रहा होता। वो तमाम के तमाम लोग उसको मार्केट से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर और इससे बिल्कुल फारिग हो गए कि इसकी फसल का बनना क्या है, वो उसको अपनी प्राइसेस के ऊपर चीज़ें बेचकर तो निकल जाते हैं। मतलब उसमें बीज है, खाद है, तमाम चीज़ें हैं, बिजली है, जो ट्यूबवेल के लिए वो चलाता है, वो उसको तमाम की तमाम वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मिल रही हो। तमाम इनपुट्स, चाहे वो बीज है, खाद है, बिजली है, पानी है। अच्छा, वो मसलन हम ले लेते हैं सबसे पहले बिजली को। गवर्नमेंट कहती है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, अब इसकी प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, वो देने पे मजबूर है, वो अपनी तमाम चीज़ों, इनपुट्स की प्राइस मार्केट प्राइस पे दे के तो फसल के पकने तक आ गया। अब जब फसल पक गई है तो काटने पे वो मजबूर है, वो फसल को खड़े नहीं कर सकता कि मार्केट अच्छी नहीं जा रही तो मैं इसको थोड़ी देर खड़ा रखूं। उसके बाद कट गई है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताइए कि जो बंदा इतना मजबूर हो कि जो वो इनपुट्स ले रहा है वो मार्केट प्राइस पे ले रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरी फसल कितने की बिकनी है, और जब उसकी फसल पक के तैयार हुई है वो उसको खड़ा ही नहीं कर सकता कि मैं मज़ीद 10 दिन सोच लूँ, 20 दिन सोच लूँ, जब मार्केट फेवरेबल होगी फिर मैं इसको काट लूँगा। उसके बाद जब उसने इसको काट लिया
और वो फिर रख नहीं सकता, उसको बेचने पे मजबूर है, मुझे बताएं वो माफिया कैसे हो सकता है? दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और मेरा ख्याल है कि ये चीफ मिनिस्टर साहिबा को अपने इस बयान से रजू करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया को पता है कि माफिया कौन है और कहाँ कहाँ वो लोग मौजूद हैं, और किसान बेचारे का जो खून निचोड़ने वाली जो कैफियत है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो नाज़रीन, ये हमारा कंसर्न है और वी आर रियली वेरी सॉरी, वी आर रियली हर्ट। मैं चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर अपना बयान दें और किसान की जो हालत है उसको बजाय इसके कि वो बेहतर बनाने का कोई प्रोग्राम का ऐलान करते हैं, उन्होंने इसको माफिया का रूप दे दिया कि जिसे हम माफिया कहते हैं। तो ये असल मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। तो मैं अब गुजारिश करूँगा नवीद इकबाल साहब से कि आज का जो प्रोग्राम है, आज की एपिसोड, वो फीड से स्टार्ट होती है और ये अगली एपिसोड फीड के बारे में चलती रहेगी, ताकि किसानों को सस्ती फीड मिले, किसानों को अच्छी फीड मिले और किसान अच्छी तरीके से अपने जानवरों की जो यील्ड है, पैदावार, वो हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई। अब पिछली 11 एपिसोड्स में तो हमने उनकी फार्म को, बेसिक बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, ये कितना किसान के लिए बेहतर है, उस सब चीज़ों को देख लिया। आज से हम, जैसे कि आपने फरमाया कि हम फीड के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमें जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी ना उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, पहले हमने उसकी हाउसिंग के बारे में इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा देख लिया। अब हम फीड के बारे में, अब आपको सोचना है कि इसके अंदर चंद कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनको आपको सीखना ज़रूरी है ताकि आपकी जो फीडिंग का सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। तो उसमें सबसे पहले फीड जो है, एक हमारी नज़र है, जिस नज़र से हम देख रहे होते हैं, एक है कि वो कैटल के लिए फीड का मतलब क्या है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। हम फीड को कुछ और ले रहे होते हैं, कैटल फीड को कुछ और ले रहा होता है। मसलन हमारे लिए घास है, हमारे लिए चारा है, हमारे लिए साइलेज है। कैटल इसको साइलेज, चारे और घास की शक्ल में नहीं देखता। कैटल के लिए फीड का मतलब कुछ और है, और उसके अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो 12 सिस्टम हमने डिस्कस किए थे जिन्होंने उसकी प्रोडक्टिविटी बनानी होती है, वो इन तमाम चीज़ों को किसी और नज़र से देखते हैं, किसी और तरीके से इन तमाम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं। अब जब हम फीड के ऊपर बात करते हैं तो फीड के लिए मुख्तलिफ वर्ड यूज़ होते हैं, जिसमें फीड है, फूड है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये 3-4 टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कि क्या इस्तिलाहात हैं, ताकि हम फ्यूचर के अंदर इसको बेटर यूज़ कर सकें। दूसरा, हमें देखना है कि जो कैटल है वो फीड को कैसे लेता है, और उसके जो अंदर 12 सिस्टम लगे हुए हैं वो फीड से निकलने वाले न्यूट्रिएंट से कैसे फ़ायदा उठाते हैं, और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी आती है। अब जो कैटल की प्रोडक्टिविटी है वो 2 सेगमेंट के ऊपर है। नंबर 1, या तो हम उससे बछड़े पैदा करते हैं या हम उससे गोश्त लेते हैं। अब ये 2 प्रोडक्टिविटी हैं जो हम उससे लेने के लिए जा रहे होते हैं। अब जो प्रोडक्टिविटी है कैटल की, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक उसका न्यूट्रिशन सिस्टम, के उसके अंदर जो 12 सिस्टम लगे हुए हैं वो क्या 100% उनसे चीज़ों को लेकर तो उससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। उसके बाद जो आप फीड दे रहे हैं उसके, क्या उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो कैटल की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। सबसे पहले तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब मैंने देखा है कि उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम लोग सालिज कर रहे होते हैं, हम लोग सब्ज़ चारे की बात कर रहे होते हैं, हम लोग घास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको कैटल बन के नहीं कभी सोच पाते, कैटल के सिस्टम के साथ अलाइन होकर नहीं सोच पाते। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो कैटल का सिस्टम है न्यूट्रिशन का, वो क्या है जिसने प्रोडक्टिविटी देनी है आपको। या बहुत अच्छा सेहतमंद हेल्दी बछड़ा देगा, गाय देगा दूध के लिए, या वो गोश्त के लिए तो वो गोश्त अपने ऊपर चढ़ाएगा। तो अब सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम कैटल की फीड को प्रोडक्टिविटी के हवाले से, उसके सिस्टम के हवाले से हम समझ सकें और फिर उसके ऊपर आगे की तरफ काम कर सकें। तो सबसे पहला तो हमारे सामने ये चैलेंज है। मैं शुक्रगुजार हूँ नबी इकबाल साहब। मेरे जो नाज़रीन हैं वो आपने सही फरमाया कि वो ये जानना चाहते हैं कि जी कितना साइलेज डालो, कितना वंडा डालो और कितना आपने उसके अंदर हे डालनी है। तो वो उन लोगों को पता होना चाहिए
कि एक्चुअली हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मेरे लोग सवाल पूछते हैं कुछ सीधी गल दसो कि कितना तुसी वंडा बाना है, तो ये हम सिर्फ इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर किसी का जिगर ख़राब हो, आप उसे सोने का कुत्ता भी खिला लें, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो ये 12 सिस्टम जब तक काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए। तो लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने राइटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर आगे चलते हैं। अब न्यूट्रिशन सिस्टम क्या है? न्यूट्रिशन सिस्टम ये है कि कैटल इनटेक कैसे लेता है और उसके अंदर जो उसको हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो ग़िज़ाइयत दे रहे हैं, उसको वो कैसे शिफ्ट करता है एनर्जी के अंदर, ताकि उसकी जो ज़िंदगी है वो कायम रह सके, वो अपने आप को मेंटेन कर सके, और उसके बाद जो आप उससे प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं वो प्रोडक्टिविटी आपको दे सके। ये बेसिक फ़िलोसफी है उसकी फीड के ऊपर। अगर आप इस फ़िलोसफी को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो अब आपके लिए उसकी फीड के लिए उसके जो अज्जा हैं वो मुंतखब करना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद उसकी फार्मूलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप जो आपके इर्द गिर्द लोग कोएक्स या ये अपना सो कॉल्ड प्रोफेशनल घूम रहे होते हैं ना, वो आके आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बेच के निकल जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और आप एक ऐसी चीज़ अपने कैटल को दे रहे होंगे कि जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। वो सर्वाइव करेगा लेकिन जो फ़ायदा आप लेना चाहते हैं वो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कैटल है वो फीड का मतलब उसके लिए क्या है। सबसे पहले कैटल का जो सिस्टम है, ना वो घास को अंडरस्टैंड करता है, ना वो चारे को अंडरस्टैंड करता है, ना वो साइलेज को अंडरस्टैंड करता है, ना वो वनडे को अंडरस्टैंड करता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? एनर्जी। कि उसको हम जो भी देंगे उसके सिस्टम ने उसको एनर्जी की नज़र से देखना कि इसमें एनर्जी कितनी आ रही है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो उसने अपनी फीड के अंदर से लेनी है वो है प्रोटीन। अगर उसके लिए ना पट्ठे अहम चीज़ हैं, ना उसके लिए ग्रासेस अहम चीज़ हैं, ना उसके लिए जो है ना वो साइलेज है, ना उसके लिए वंडा है, उसे उसके सिस्टम में देखना कि जो मेरे अंदर डाला गया है उसके अंदर प्रोटीन को मैं कैसे अपने अंदर जज्ब करूं, एनर्जी को मैं कैसे प्रोड्यूस करूं ताकि ज़िंदगी कायम और दायम रहे। अब कैटल ने ये दो चीज़ें सबसे पहले देखनी है। उसके बाद उसने मॉइस्चर को देखना है, वाटर जिसे हम कहते हैं। तीसरा फीड का उसके लिए मतलब है मॉइस्चर या वाटर। उसके लिए जो उसके बाद मिनरल्स आ जाते हैं जो उसकी खाने के अंदर भी शामिल हैं, उसके पानी के अंदर भी शामिल हैं, और सबसे आखिर में चीज़ आ जाती है विटामिन्स। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये मिलके उसकी एक पूरी मुकम्मल फीड बनती है। और अब आप जो उसको जो भी डालेंगे, जब उसको भूख लगती है, बेसिकली इन्हीं चीज़ों की कमी हो रही होती है उसके अंदर। जब वो भूख को फील करता है तो वो उसको एक खाने की तलब होती है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कमी आ रही है वो प्रोटीन की कमी आ रही है, उसके अंदर जो है वो एनर्जी की कमी आ रही है, उसके अंदर मॉइस्चर प्यास लग रही है उसको, उसके बाद मिनरल्स हैं, उसके बाद विटामिन्स हैं। अब ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपने कैटल की नज़र से देखना है। अच्छा, उसके बाद अब जब आपने ये सोचना शुरू कर लिया, अब आपने देखना है कि ये फीड जानी किस जगह के ऊपर है। अब हम कैटल को भी अपनी तरह समझ रहे होते हैं कि बादाम खाने से मेरे अंदर अगर ताकत आएगी तो कैटल को भी बादाम खिलाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो जो ईद वाले कैटल तैयार कर रहे होते हैं उनको वो देसी घी भी डाल रहे होते हैं, उनको ऑयल भी डाल रहे होते हैं, जलेबियाँ भी खिला रहे हैं, जलेबियाँ भी खिला रहे होते हैं, जो दुनिया की बेहतरीन चीज़ें जो वो खुद देखते हैं कि हम खा के मोटे हो सकते हैं, तो वो कैटल को डाल रहे होते हैं। तो उसके बाद 2 चीज़ें अब इसके अंदर हो रहा है। एक विटामिन्स को फिर हम दो मज़ीद कैटेगरी में जो है ना वो डिवाइड करते हैं कि एक वो विटामिन्स हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, वो सॉल्व हो जाते हैं, और दूसरा उसके अंदर वो विटामिन्स हैं जो चर्बी के अंदर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब ये जो 5 चीज़ें हैं ये अब आपने देखनी है कि आपके कैटल की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो भी आप उसके लिए फीड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो भी फार्मूलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये हो रही है तो आपकी फीड बहुत अच्छी है। अगर आपकी फार्मूलेशन में ये तमाम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपकी फीड की फार्मूलेशन बहुत अच्छी है। आप उससे वही प्रोडक्टिविटी ले सकेंगे जो कि आपको
लेनी चाहिए। अगर आप अच्छा सेहतमंद बछड़ा लेना चाहते हैं, गाय लेना चाहते हैं दूध के लिए, तो वो प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप उससे गोश्त लेना चाहते हैं तो वो आपको कम वक्त के अंदर अच्छी क्वालिटी का, जो क्वालिटी आप चाहते हैं उसी क्वालिटी का, इंटरनेशनल क्वालिटी का, वो आपको मीट प्रोड्यूस करके देगा। ये बेसिक फ़िलोसफी है फीड की। और फीड के अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। आप उसको घास डालो, उसने घास को नहीं सोचना, उसने किसको सोचना है? उसने सोचना है प्रोटीन को, उसने सोचना है एनर्जी को, उसने सोचना है मॉइस्चर को, उसने विटामिन्स को, और उसने मिनरल्स को सोचना है। और इन तमाम चीज़ों से मिलकर ही या तो बछड़ा बनेगा आपके लिए अच्छा, गाय बनेगी उसके अंदर से, या उसके अंदर से मीट प्रोड्यूस होगा। तो ये दिस इज द बेसिक नवीद फिलॉसफी। साहब, ये थैंक यू वेरी मच, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसान हूँ, मैं 5 में से 3 चीज़ें डाल रहा हूँ, और अपनी तरफ से मैंने महंगी चीज़ें ख़रीदी हैं, लेकिन 5 चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तो गोश्त तो बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ेगी जिस तरफ हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक। तो अब आपके लिए, एक किसान के लिए, ये चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ना सही फीड सेलेक्ट कर सकेंगे, ना आप उसकी फार्मूलेशन सही कर सकेंगे। चाहे 2 चीज़ें मिला के आप उसको दे रहे हैं, 3 चीज़ें मिला के दे रहे हैं, 4 मिला के दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। अच्छा, अब हम इस सिस्टम को थोड़ा सा ना, जो 12 सिस्टम हम आपसे डिस्कस किए थे, तो वो एक तो वीडियो जाके दोबारा देख लीजिए। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 1-2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, हज़म, इन्हिज़ाम, जो भी आप उसको कह लें। अब ये जो सिस्टम है इसका, ये दूसरे मवेशियों से और इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। 4 स्टोमक नहीं होते, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट का एक अपना रोल है फीड के साथ। अगर आप इसको समझेंगे तो आप उसको बिल्कुल सही तरह की फीड डाल लेंगे। नंबर 1 कि जो उसका निज़ाम इन्हिज़ाम है, उसको जो फीड दी जाती है वो एक ख़ास रेशे जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी लंबाई को वो प्रोसेस कर सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकता। बसन जब भी आप उसको डालते हैं तो वो खुराक वाली नाली से खुराक कहाँ पे चली जाती है? रूमन में चली जाती है, जो सबसे बड़ा पार्ट है उसका। अब रूमन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें वो उसको छोटे छोटे पीसों में शिफ्ट करता है, और उसमें से वो एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स निकालने की कोशिश करता है, मॉइस्चर निकालने की कोशिश करता है, जो उसके आगे जाके मुख्तलिफ दूसरे सिस्टम्स के अंदर फिर वो सब डिवाइड होते हैं, जो उसके अंदर मुख्तलिफ खून की नालियाँ चल रही हैं, ऑक्सीजन उसको मिल रही है, ये सब चीज़ें। अब अगर आपने उसको फीड वो डाली है जो उसके निज़ाम इन्हिज़ाम के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, अब उसके ऊपर उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, और उसमें से जो ज़्यादा तादाद है उसकी वो गोबर की शक्ल में, वेस्ट की शक्ल में बाहर निकल जाएगी। अब वो क्या करता है कैटल, तो जो तो उसका रूमन प्रोसेस कर लेता है वो उसको आगे की तरफ भेजता है, जो नहीं कर सकता वो उसका रेटिकुलम में आ जाता है, और वहाँ पर से वो फिर दोबारा जुगाली करता है बैठ कर। वो 100% जो आपने उसको डाला है उसकी जुगाली नहीं करता, बल्कि वो जो चीज़ नहीं हजम हो रही होती ना, जो प्रोसेस नहीं हो पा रही होती, उसको दोबारा से लेके आता है और बैठ के जुगाली करता है, और फिर दोबारा उसको उसी प्रोसेस में डाल देता है। इसी तरह ये 4 कंपार्टमेंट में से होती हुई जो चीज़ें हैं वो छोटी आंत से होते हुए फिर बाहर चली जाती हैं। और इन तमाम जो इसके स्टोमक के कंपार्टमेंट हैं, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इन तमाम चीज़ों के अंदर से ये स्टेप बाय स्टेप एनर्जी, प्रोटीन, मॉइस्चर और मिनरल्स और विटामिन्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाता है, जिससे फिर प्रोडक्टिविटी आती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो अगर आपके कैटल का निज़ाम इन्हिज़ाम ठीक नहीं है, अगर आप जो उसको फीड दे रहे हैं वो इस पूरी उसका जो तरीक़ेकार है उसके साथ वो अलाइन, मसलन तूड़ी है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, यूएस में होते हैं, उन्होंने बताया जी इसका जो तूड़ी का साइज़ है ना, वो एक स्पेसिफिक साइज़ है जिसके ऊपर जाके कैटल बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर वो जो तूड़ी हम उसको डालते हैं, अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो वो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये फीड के तमाम एलिमेंट्स के साथ वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे तूड़ी के लिए है। अच्छा, यहाँ से जो कैटल है तो ये तमाम चीज़ों को लेने के बाद दूसरे अपने तमाम सिस्टम्स को फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे फिर कैटल आगे की तरफ बढ़ता है। तो अब आपको ये चाहिए कि एक तो अपने तमाम कैटल के आपके जो 12 सिस्टम हैं उन पर नज़र रखिए, उन पर जो इम्पैक्ट आता है उसको देखिए, और फीड को कैटल की नेचर के मुताबिक लेके चलिए, फिर आप दी बेस्ट रिजल्ट ले सकेंगे। तो ये एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फीड का मैंने वो दे दिया। यहाँ पर हम आपसे साथ सालिज डिस्कस नहीं कर रहे, या हम आपके साथ ग्रासेस डिस्कस नहीं कर रहे, या हम आपके साथ चारा डिस्कस नहीं कर रहे।
हम वो बुनियादी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये जो मेरी चीज़ है ये कैटल के लिए ठीक है कि नहीं है, और इसको मैंने कितनी मिकदार में इसको देना है। ये तमाम कैटल्स के लिए हर मौसम में कोई इसका एक जो है ना वो जुगाड़ी फार्मूला नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि इसको 10 kg सालिस डालनी है। ऐसा नहीं है। जो आपको ऐसा कह रहा है वो एक रूल ऑफ द थंब दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके कैटल को सिर्फ जो साइलेज पड़नी चाहिए वो 2 kg पड़नी चाहिए या 4 kg पड़नी चाहिए। आपके साइलेज के अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही जिससे कैटल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। आप उसको 20 kg भी डाल देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी इस हद तक ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है फीड के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ फीड, वो है वाटर, पानी। अब हम थोड़ा सा आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम ग्रासेस की तरफ और दूसरी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। अब हम आते हैं वाटर की तरफ कि जो पानी है ये कैटल के साथ क्या करता है। अच्छा, एक तो इंसान पानी पीता है, प्यास लगती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो प्यास लगती है। पानी का फार्मूला क्या है? पानी बेसिकली H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, हाइड्रोजन क्या गैस है? हाइड्रोजन गैस है ना, ये एक केमिकल बॉन्ड बना होता है जिसकी वजह से पानी आता है। और पानी का जो एक कतरा होता है ना उसमें बिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मिलके ये 3 एटम्स हैं। 2 एटम है इसमें हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का। अच्छा, ऑक्सीजन कैटल 2 तरीके से ले रहा होता है, एक सांस के जरिए ले रहा होता है, एक पानी के जरिए ले रहा होता है। अब आपके पास जो कैटल ने आपसे पानी लेना है, इट्स आल्सो अ फीड फॉर कैटल, इट्स अ न्यूट्रेंट। ये न्यूट्रेंट है कैटल के लिए बहुत बड़ा। अच्छा, हम पानी को मेरा बहुत लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उनके फार्म पे जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार आपने कभी पानी टेस्ट कराया है? कहते पानी टेस्ट कराने की कौन सी ज़रूरत है, हम सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बाप भी यही पानी पीते थे, हमारे दादा भी यही पानी पीते थे, हम भी यही पीते हैं, फसलों को भी यही लगाते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, पानी को टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। पानी टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा आपको। अपेरेंटली बहुत सारी चीज़ें आपको सही लग रही होती हैं, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं पता चलता है कि दिस इज़ फिट फॉर कैटल कंजम्पशन है कि नहीं है। अच्छा, हमारे लोग ज़्यादातर क्या किसको डिस्कस करते हैं? TDS क्या है? हम ज़्यादातर लोग किसको डिस्कस करते हैं? TDS को। अब TDS बहुत सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट है। हम मतलब उसमें नमकियात कितने हैं? अच्छा, उसमें TDS का मतलब ये है कि नमकियात कितने? अच्छा, हम सिर्फ TDS को डिस्कस कर रहे होते हैं। जी। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं पानी के अंदर देखने वाली कि अगर वो सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो कैटल आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, कैटल खाना सही नहीं लेगा, कैटल अपने खाने को सही अब्जॉर्ब नहीं करेगा और वेट गेन नहीं करेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो भी कमज़ोर होगा उससे। ये तमाम चीज़ें उसके साथ आएंगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब हम पानी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पानी क्या है कि पानी कैटल को 2 चीज़ें देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कैटल का सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसके जॉइंट्स हैं ना उनको लुब्रिकेंट करता है। कि जैसे हमारी हड्डियां हैं तो ये उनको लुब्रिकेशन के लिए जो है ना ये देता है चीज़ें। अच्छा, जब उसके अंदर जाके हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन इससे अलग होती है तो दोनों का रोल एक अपना अपना हो जाता है। अगर ये पानी ठीक नहीं है तो आप अंदाज़ा करें कि उसने कैटल के अंदर जाके क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो अब कैटल का सबसे पहला जो वो आपसे पानी ले रहा होता है तो ये क्या करता है कि उसके जिस्म के अंदर जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है हड्डियों का, उसमें लुब्रिकेशन मिलती है, उसको आसानी होती है। दूसरा, उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम चल रहा होता है खुराक को हजम करने का, दूसरे बेशुमार उसके अंदर चीज़ें रिएक्शन केमिकल हो रहे होते हैं, उसे पानी उसको सपोर्ट करता है। तीसरा, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इससे हेल्प आउट लेता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और अगर किसी जगह पे पानी कंप्रोमाइज़ है तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। अच्छा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कुछ चीज़ें नई भी हैं। मतलब ये लुब्रिकेट करता है, यस। ये जो जोड़ों के मरीज जाते हैं उनको भी डॉक्टर बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो ये लुब्रिकेशन वाला मामला आपने बताया। आपने TDS की बात करके आगे ये नहीं बताया कि फिर किस किस्म का पानी चाहिए। जी, उसी की तरफ हम जाते हैं। अभी पानी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पानी की जो उसको हेल्थी करती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें विटामिन्स हैं, ये उसको ग़िज़ाइयत देता है। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैटल की बॉडी का 50 to 70% इट्स अ वाटर। मसलन जो कैटल पैदा होता है ना नया, उसकी बॉडी का 50% जो है ना वो वाटर है, और जो मेच्योर कैटल्स हैं उनकी बॉडी का एटलीस्ट 70% जो है ना वो कंटेंट जो है वो वाटर के साथ जुड़ा हुआ है।
इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वाटर कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इट्स अ पार्ट ऑफ फूड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अच्छा, अब पानी जो है वो हमें अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। बस हमारी इस कायनात के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर 70% पानी है, 30% खुश्की है और 70% क्या है, पानी। उसमें से 97% पानी काबिले इस्तेमाल ही नहीं है। आउट ऑफ 30%, 30% खुश्की है ना। हाँ जी, जो 70% पानी हमारे अवेलेबल है, जो समुद्रों में है, ग्लेशियर में है, दरियाओं में है, बारिश से आता है, ये तमाम का तमाम जो पानी हमें अवेलेबल है, इसमें 97% जो है ना वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा, समुद्र का पानी जैसे ये नहीं है। 2% पानी जो वो ग्लेशियर की शक्ल में जमा हुआ है। हमारे पास काबिल इस्तेमाल फ्रेश वाटर कितना आ गया, पीने के काबिल कितना आ गया, 1%। उसके बाद हम ज़मीन से पानी निकालते हैं। ये हमारे ज़मीन के ऊपर जितना पानी अवेलेबल है, जो हम ज़मीन के नीचे हमें अवेलेबल है, वो उसका 1% से भी नीचे है टोटल का। टोटल जो हमारा पानी अवेलेबल है, जो हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे ज़खायर दिए हैं पानी के, वाटर टेबल है, वो 1% से भी नीचे है इन तमाम का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पानी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, इंसान की भी और कैटल्स की भी, और इसके अलावा फसलों के लिए। और हम बेपनाह पानी ज़ाया करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि हमारी पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है पर डे, कि हम जितनी हमारी आबादी है ना, जो इंटरनेशनल डाटा है वो ये कहता है कि हमारा एक आम जो शहरी है, देहाती भी शहरी भी, ये टोटल 2700 लीटर पर डे यूज़ करते हैं। नहाने में स्वीट वाटर यूज़ हो रहा है, पानी वो पीने का काबिल पानी जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, जो 1% है, जो ज़मीन से हम निकाल रहे हैं, लेस देन 1% है। जो ज़मीन से 2% दरियाओं में आ रहा है ग्लेशियर से या बारिश के ज़रिए। अच्छा, अब इसका हम बेशुमार ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हमारा पानी ख़त्म होने के चांसेस, और दुनिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। अब कैटल की अगर हम फार्मिंग की तरफ चले जाएं, तो इसके लिए हम उसी पानी जो पीने के काबिल है, उसी को कैटल को नहलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी से हम गोबर साफ़ करते हैं, उसी से हम अपना फार्म पूरे का पूरा धोते हैं। जो हमारा स्टाफ होता है, टॉयलेट्स भी वही पानी यूज़ कर रहा है, कपड़े धोने के लिए भी वही पानी यूज़ हो रहा है, खाना पकाने के लिए भी, और तमाम यूटिलिटी के लिए हम वो पानी यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसको हमें बचाना चाहिए। जैसे कि अब जो हमारी क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी ड्रिप सिस्टम पे आ गई हैं कि कम से कम पानी ज़ाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा को बचाया जा सके, कम से कम पानी यूज़ हो। इसी तरह कैटल्स के लिए हमें देखना पड़ेगा, नंबर 1 कि हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, दूसरा हमें राइट वाटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेंसिटिविटी है पानी की कैटल के लिए और इंसानों के लिए, और ये हमारे लिए सॉलिड फूड से ज़्यादा अहमियत का हामी। अब हम डिस्कस करते हैं कि पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या खसूसियात हैं वो क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें चेक करना है। जो कैटल को चाहिए, कैटल इंसान दोनों, जो कैटल नहीं, उनकी रेंजेस, हम कैटल की बात कर रहे हाँ जी, हैं, उनकी रेंजेस डिफरेंट है, जिसके नतीजे के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वैसी हो जो आप चाहते जो दुनिया ने जो स्टैंडर्ड कायम कर लिया। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कैटल और इंसान के लिए रेंजेस उनकी डिफरेंट हैं। इंसान के लिए थोड़ी नीचे वाले लेवल पे चली जाती है, कैटल की थोड़ी सी ऊपर वाले लेवल पे आ जाती है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, ऑर्डर, बदबू, स्मेल। यस, ये सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में है। इसको कैटल की जो स्मेल करने की लेवल्स हैं वो इंसान से मुख्तलिफ हैं, और इंसान के लिए वो और लेवल है दोनों की चीज़ एक ही, लेकिन उनकी जो नापने का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑर्डर कि उसके अंदर बदबू या बास तो नहीं है, और क्या वो इस लेवल तक है कि वो उसको कैटल एक्सेप्ट कर लेगा कि रिजेक्ट कर देगा। नंबर 1, इसका भी टेस्ट होता है, इसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, और उसको भी आपको पानी के साथ टेस्ट कराना है। दूसरी चीज़ आ जाती है, और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना वो TON, टन है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इसका टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अच्छा, टेस्ट को हम कभी टेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं वो कैटल के भी जो अपना टेस्ट बड्स हैं वो वैसे ही हो, कि जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कैटल भी उसी को एक्सेप्ट करता हो। तो दूसरी चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इसकी आती है वो आती है भाई कि इसका जो टेस्ट है वो कैटल के लिए एक्सेप्टेबल है कि
नहीं है। खुशी से पिए पानी को, खुशी से पिए ना, मतलब टेस्ट का मतलब यही हुआ ना। हाँ जी, कि जिसको वो पीने के अंदर खुशी महसूस करे, वो उसके लिए इतना ना हो। हाँ, बस बताना। तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद इसके लिए अंदर आ जाता है, इसके अंदर कोई गदलापन तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, टर्बोडिटी कहते हैं उसे। अच्छा, अब आपने ये चीजें भी टेस्ट करानी हो। तीसरा टेम्परेचर उसका, मसलन जो केटल के लिए टेम्परेचर है उसको रहना चाहिए कुछ 14 से 18 के बीच में। ठंडा पानी भी उसके लिए ठीक नहीं है, गर्म पानी तो बिल्कुल वो अवॉइड करता है। तो जो आमतौर पे ताज़ा पानी का टेम्परेचर होता है। हाँ जी, तो अब हमारे यहाँ जो पानी की इसके लिए होदियाँ बनी होती हैं उसमें पानी पड़ा रहता है। होदी गंदी है, उसमें उल्ली जमी हुई है, काई जमी हुई है, तो वो पानी को गदला कर रही है बेसिकली। अच्छा, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दूसरी भी आ रही हैं। तो ये सबसे पहले हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 4। इनको बार बार देखना पड़ता है, इनको बार बार समझना पड़ता है। टेम्परेचर मेजरमेंट है, टर्बिडिटी जो है गदलापन है उसका भी टेस्ट है, और उसकी जो लुक है वो आपको बताएगी, और वो कैटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद फिर उसके अंदर जो ऑर्डर है उसका स्मेल है और टेस्ट है। ये सबसे पहले ये 4 चीज़ें हैं। ठीक। अगर ये ठीक नहीं है तो कैटल ने से आगे नहीं जाना। अच्छा, वो मैंने खुद देखा है, अब सख्त सर्दी है और सुबह सुबह आपने जानवरों को बाहर निकाला है, हौदी के अंदर सारी रात पानी पड़ा रहा है। अच्छा, वो पिएगा तो सही क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है, लेकिन जो आप प्रोडक्शन चाहते हैं वो कंप्रोमाइज होगी। वो उतना पानी नहीं पिएगा जितना उतना पीना चाहिए। यस, लेट्स गो टू केमिकल प्रॉपर्टी। अब अच्छा, कैटल पानी पीता कितना है? बस वो उसकी जो पानी पीने की स्पीड है ना, ये स्ट्रेंथ है, वो 1 मिनट में 20 लीटर है। कि एक मैच्योर जो कैटल है वो 1 मिनट के अंदर 20 लीटर पानी को, 20 लीटर पानी को खींच जाता है। अच्छा, उसके बाद ये पीता कब ज्यादा है? नंबर 1, गर्मियों के मौसम में ये सूरज चढ़ने से पहले ज्यादा पिएगा, सूरज चढ़ने से पहले। और सर्दियों के अंदर ये सूरज चढ़ने के बाद पानी की तरफ आएगा ज्यादा। अच्छा, फिर इसके पीक आवर्स आते हैं। गर्मियों के भी पीक आवर्स हैं, सर्दियों के अंदर भी हैं, और पीक आवर्स में इसलिए ज़्यादा पानी पीना होता है। पीक आवर जब आ जाता है, हीट स्ट्रेस इसके ऊपर आ जाती है, तो अगले जो 2 घंटे हैं उसमें इसको मैक्सिमम पानी, फ्री पानी अवेलेबल होना चाहिए। अगर फ्री वाटर उस पर अवेलेबल नहीं है, उसमें ऑर्डर है, उसमें बदबू है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो गदलापन है उसके अंदर, चाहे आपने सफ़ेदी अंदर फेंकी हुई है, अगर सफ़ेदी अंदर डाली हुई है, की हुई है, वो केटल को गदला ही नज़र आना है, उसे उसको साफ नहीं देखना। वो हमारी तरह तो नहीं है देखता ना। उसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ठीक नहीं है तो फिर भी उसने पानी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक नहीं पीना, सिर्फ उसने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अदरवाइज नहीं करना। और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर के सारे सिस्टम डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे अगर पानी नहीं जाता। 4 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि जिसमें फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। कि उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर सैलिनिटी कितनी है, जिसको हम खारापन कहते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज, वो है TDS के ऊपर आ जाता है। अच्छा, खारापन है। अब अगर खारापन कैटल की एक्सेप्टेंस लेवल से ऊपर चला गया तो वो नहीं पानी पिएगा। आपको शायद वो पानी ठीक लगेगा, लेकिन कैटल के लिए वो ठीक नहीं होगा। इसका भी टेस्ट है, इसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये भी आपको टेस्ट कराना चाहिए। और अगर उसका लेवल उससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि अब आपकी कैटल की जो परफॉर्मेंस है 70% तो पानी के ऊपर टिकी हुई है, तो वो क्या होने जा रही है, वो कंप्रोमाइज़ होने जा रही है। उसके बाद सोडिसिटी है, सोडियम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। अगर उसके भी लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसका भी टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद है हार्डनेस कैप वाटर की। बस हमारी ख़वातीन कपड़े धोती हैं तो कई दफ़ा पानी होता है उसमें झाग नहीं पैदा होती वट साबुन की, तो वो हार्ड वाटर है। अब अगर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट नहीं हो रहे और उसको विद रेफरेंस टू कैटल नहीं देखा जा रहा, तो कैटल तो पानी नहीं लेगा। अगर उसकी हार्डनेस है, वो अंदर जाके उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करने जा रहा है। अब आप उसको जो भी चारा डाल रहे हैं, जो भी सॉलिड्स दे रहे हैं, जो भी एनर्जी दे रहे हैं, जो भी प्रोटीन दे रहे हैं, जो भी मिनरल्स दे रहे हैं और जो भी विटामिन्स दे रहे हैं, अब वो 100% सही एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि किसान तो अपनी तरफ से बेहतरीन खुराक दे रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्योंकि पानी के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए उसको रिजल्ट किसान को वो नहीं मिलेंगे जो एक्सपेक्ट करता है। हाँ जी। अच्छा, अब किसान समझता है पानी वो मुफ्त डाल रहा है। अब इस पानी की वजह से उसने जो उसको 300, 400, 500 रुपये की एक टाइम पे फीड डाल रहा है, उससे भी रिजल्ट नहीं आने। उसका आप ये समझिए कि उनका रिजल्ट हाफ हो गया, हाफ से भी कम नीचे पे चला गया। अच्छा, उसके बाद पीएच लेवल क्या पानी का? पीएच लेवल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर pH लेवल 7 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एसिडिक हो रहा है। अगर वाटर एसिडिक हो गया तो एसिडिटी तो प्रॉब्लम, बीमारियां पैदा करती है। अब हम तो TDS का टेस्ट कराते हैं, इन तमाम चीज़ों को तो हम देखते नहीं है। तो pH लेवल भी जो कैटल के लिए सही है वो आपको रखना है। उसके बाद TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने उसके अंदर, टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है उसके अंदर, और फिर है कि टोटल सस्पेंडेड उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये उसके ऊपर जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है, पहले आ गई फिजिकल, फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, अब उसके अंदर आते हैं कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो गए उसके अंदर। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल नज़र आ रही होंगी और शायद आप ये सोच रहे हों कि ये ना करने वाले काम हैं, लेकिन आप ज़रा हमारे पहले जो प्रोग्राम है एपिसोड्स उसकी तरफ जाएं कि हम आपको इंटरनेशनल लेवल का फार्मर बनाना चाहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के फार्मर बनेंगे तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। टेस्ट न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स इसके अंदर एक्सेस हो जाते हैं। मसला इसके अंदर नाइट्रेट जो है ना वो एक्सेस हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर सल्फेट एक्सेस हो जाती है, आयरन एक्सेस हो जाता है, सोडियम हो जाती है, तो इस तरह मैग्नीशियम एक्सेस हो जाती है। अब बताएं क्या करेंगे आप? ज़मीन के अंदर से पानी ले रहे हैं ना आप, सरफेस से पानी ले रहे हैं, अब उसके अंदर पता नहीं ये जो साल्ट्स हैं वो किस लेवल पे खड़े हुए हैं। आपने तो TDS का टेस्ट करा लिया है कि जनाब ये तो 3000 से नीचे नीचे आ रहा है, दिस इज़ फिट फॉर। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है केमिकल्स, कि इसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो नहीं आ गया हुआ। हम तो सिर्फ TDS को देखते हैं कि अगर इसके अंदर टॉक्सिक आर्सेनिक, मसलन आप वाटर में आपने अक्सर सुना होगा तो आर्सेनिक आ गया। कहते हैं एक लफ्ज़ है कि इधर पानी पिया उधर फड़की खा गया। हाँ जी। उसके बाद बिकॉज ऑफ आर्सेनिक। उसके बाद उसके अंदर लेड कितना है, yes. इसकी धात कितनी है, कॉपर कितना इसके अंदर आ गया है, जिंक कितना आ गया है। अब ये टॉक्सिक है। उसके बाद इसके अंदर जो हम फसलों के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दूसरी चीज़ें डाल रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है पानी के ऊपर। अगर वो आ गया हो तो फिर आप किस जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे? केमिकल्स आ गए, माइक्रोबायोलॉजिकल उसके ऊपर चीज़ें आ गई, मसलन वायरस आ गया, पैरासाइट आ गया, बैक्टीरिया आ गया उसके अंदर, काई आ गई है। अब बताएं आप किस जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे? तो पानी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, और उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें देखने वाली है। अदरवाइज आप ना उसकी जो आप जेनेटिक्स, उसकी ब्रीड किसी आपके काम आने वाली है, ना फीड जो आप उसको कॉस्टली डाल रहे हैं डेली बेसिस पे वो किसी काम नहीं आने वाली। उसके अंदर का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी की इनटेक ठीक नहीं है ना तो नहीं होगा। अच्छा, कैटल अब पानी पे मुख्तलिफ तरीके से पूरा कर रहा होता है। नंबर 1 कि एक तो जो पानी पीता है, जब उसको प्यास लगती है पानी पीता है। दूसरा, जो आप उसको फीड दे रहे होते हैं, जो उसमें मॉइस्चर होता है वो भी अंदर जाके पानी के अंदर शिफ्ट होता है। तीसरा, जो उसके अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे, तो जब वो चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्ट रिएक्ट करते हैं उस सिलसिले में भी पानी डेवलप होता है। नाज़रीन, इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि मॉइस्चर खुराक के अंदर भी मौजूद होती है। हमारे सामने एक तो मॉइस्चर मौजूद होती है सब्ज़ चारे के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या वनडे में मॉइस्चर है, क्या हे में मॉइस्चर है, क्या आटे में मॉइस्चर है? 12% उसके अंदर भी होती है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि मॉइस्चर चूँकि हमारी बॉडी के लिए, जानवरों की बॉडी के लिए ज़रूरी है, और वो तमाम निज़ाम जो 12 निज़ाम है उस चलाने के लिए ज़रूरी है। तो इन वन वे आर दी अदर मॉइस्चर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। और कैटल, आपके कैटल को 24 घंटे के अंदर 60 लीटर तक पानी पीना चाहिए। अगर आप अपने बाड़े के अंदर जो कैटल खड़े हुए हैं, आपके सामने उसकी मेजरमेंट नहीं आ रही कि यहाँ के अगर मैंने 50 कैटल खड़े हुए तो इन्होंने 24 घंटे में अंदर पानी कितना पिया है, अगर आपके पास ये मेजरमेंट नहीं है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कि इस बाड़े के अंदर जितने कैटल खड़े हुए उनको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो क्यों नहीं पानी पी रहे। कोई इशू है तो पानी नहीं ना पी रहे। उसके बाद जो आप इसके लिए होदी बनाते हैं, उसकी एक लीनियर आपको रखनी पड़ती है कि अगर आपने उस बाड़े के अंदर 50 कैटल रखे हुए हैं तो जो आपके पास एक लीनियर लेंथ अवेलेबल है, उसकी लंबाई अवेलेबल है जिसके अंदर आपने पानी डालना होदी के अंदर, तो वो जो सर्दियों का मौसम है उसमें होनी चाहिए कम से कम 25 mm, और अगर वो आ गया इस गर्मियों का मौसम तो 75 के ऊपर वो चली जानी चाहिए, ताकि प्रॉपर जानवर खड़े होकर उसके ऊपर पानी पी सकें। उसके बाद आपको फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को कंफर्म करना है। उसके बाद आपने ये कंफर्म करना है कि अगर मेरे इस फील्ड लॉट के ऊपर 100 कैटल खड़ा है,
100 कैटल ने 24 घंटे के अंदर 60 लीटर के हवाले से इतना पानी पीना है, तो मेरे पास कितने दिन का पानी पीछे स्टोर है कि इन केस मेरा बोर बैठ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मेरा ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तो मेरे जो 500-400 कैटल खड़े हुए हैं इनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी तो नहीं किसी जगह पर डिस्टर्ब होने जा रही। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप दिस इज़ अ बिज़नेस, ये एक बिज़नेस है, इसमें जब तक आप हर एलिमेंट को साइंटिफिकली नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेगा। और अभी जो हमारा किसान इस बिज़नेस को कर रहा है वो ज़्यादातर चीज़ों को रोमांटिकली देख रहा होता है, और हम मुसलमान हैं और हमारे लिए इंशाल्लाह का एक जो वर्ड है ये हम इसको यूज़ करते हैं अपनी तमाम नलायकियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रोफेशनल लोग इस काम के अंदर हैं उनको इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी करप्शन है हमारी सोसाइटी की। तो जो लोग इस बिज़नेस के अंदर इंगेज हैं उनको फार्मर को बिल्कुल सही बात बतानी चाहिए, कोई जुगाड़ नहीं बताना चाहिए, ताकि ये बिज़नेस बढ़े, किसान खुशहाल हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, और हमारी दूध की और मीट की एक्सपोर्ट बढ़े। हमारी जो सर्वाइवल है पाकिस्तान का, हमारी जो खुशहाली है, हमारा जो फ्यूचर है वो इसी एग्रीकल्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह नवीद साहब, आपने मेला लूट लिया है। नाज़रीन, ये कई बातें सुन के आप परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि हम लोग जुगाड़ सिस्टम के कायल हैं। हम आपका लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जब मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में आप जाएँ तो इन तमाम चीज़ों का इल्म हो। जो आज आपको मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको आसानी के साथ उस मामले के अंदर जो आपको आसान लगे उस तरीके से बयान किए जाएंगे। और ख़ुराक के कौन कौन से सोर्सेज हैं और सस्ती ख़ुराक और अच्छी ख़ुराक आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।